हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्पेशल रीड में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 7 NCERT हिस्ट्री बुक, और इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 5, और चैप्टर 5 के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले शासक और इमारतें। और इसका आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट 1 हम लोगों का समाप्त हो गया है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन, संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। तो राजा जो है मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन, संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन के लिए करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्य राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया, तो राजा सेन का जो शासनकाल था वह 831 से 851 ईस्वी तक था। तो पांड्य राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन, उस समय राजा सेन थे श्रीलंका के शासक, को पराजित किया था। उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकीर्ति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमा को, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहली शासक के आत्माभिमान को इसे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। तो अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय जो बना सेन प्रथम के बाद, उसने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया था। तो पांड्यों की राजधानी क्या थी? तो मदुरई थी। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। तो इसी तरह 11वीं शताब्दी में भी देखा जाता है कि जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया था। एक दूसरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित थी: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव, शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। तो गजनी का सुल्तान महमूद गजनबी जो था वह राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था। तो उस समय सुल्तान महमूद जो था कोई बहुत ही महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों की उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बाग, मकबरे तथा किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। तो मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जो है जटिल हो गई थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। तो अपनी आत्मकथा में तुझ-ए बाबरी, जो कि बाबर ने लिखा था, में औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। तुझ-ए बाबरी में अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित अहाते में स्थित थे।
औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। तो 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया। तो 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली है। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार यानी पिस्तक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए थे। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्तभिषिक्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। तो इसके किनारे जो थे सफ़ेद संगमरमर से बने होते थे। बाबर के मकबरे का 4 बाग। तो बाबर के मकबरे का 4 बाग कहाँ है? काबुल में 1590 ईस्वी में बनवाया गया था। हुमायूं के मकबरे का 4 बाग दिल्ली में 1562 से 1571 ईस्वी तक बनवाया गया था। कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार 4 बाग 1620 और 1634 ईस्वी में बनाया गया था। लाल महल बाड़ी में 4 बाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया 1637 ईस्वी में। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानीपूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतु अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला यानी नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर्संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दूरा के जरायु काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी। तो बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दूरा के जरायु काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता अफसियर को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि अफसियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। तो शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी कहाँ थी? आगरा। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। तो आगरा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। इनका निर्माण 4 बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था।
शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। तो शाही महल जो था नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी। तो शाहजहां के बड़े बेटे का नाम दारा शिकोह था, तो सिर्फ उसी को नदी तक पहुंचने का अनुमति दिया गया था। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रवश साम्राज्य। 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपरा दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गौशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्य के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के परिसंचयन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए यह शैली अपनाई। तो यह चैप्टर हम लोगों का समाप्त हो गया है। अब हम लोग अन्यत्र को देख लेते हैं। आसमान छूते चर्च 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चा के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। तो वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशिष्टता है नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्रायः बाइबिल से लिए गए दृश्यों का चित्रण तथा उड़ते हुए पुष्प, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। चित्र पर एक नज़र डालें और घंटी वाले बुर्जों को पहचानने की कोशिश करें। तो मैंने स्लाइड में नहीं लगाया है ऐसे, आप लोग एनसीईआरटी बुक में जा कर के देख लीजिएगा एक बार। इसका मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है, तो आप लोग सभी चैप्टर को प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है पढ़ना सीटेट के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।